देखिए, मैंने ये बताया कि एंजियोग्राफी एक तरीका है, एक मेथड है और इस मेथड में हम लोग ब्लड वेसल का स्पेशल प्रोसीजर करते हैं। स्पेशल प्रोसीजर देखिए, जब ब्लड वेसल के लिए एक्सरे सी आर्म या सी आर्म या यू आर्म इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, है ना, तो उसमें अगर हम लोग ब्लड वेसल की फोटो लेते हैं तो उसको हम लोग कह सकते हैं स्पेशल केस। आप लोग जब स्पेशल स्टडी किया होगा, स्पेशल प्रोसीजर जिसमें आपने इंट्रावेनस पाइलोग्राफी पढ़ा होगा और तरह तरह की चीज़ पढ़ा होगा, बेरियम सॉलो, बेरियम मील, तो उसी टाइम मैंने एंजियोग्राफी भी पढ़ाया था। एंजियोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जिसमें ब्लड वेसल के अंदर कॉन्ट्रास्ट एजेंट डालने के बाद उसकी तस्वीर ली जाती है। लेकिन जब हम लोग सीटी स्कैन से इस काम को करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रास्ट इनहैंस्ड सीटी। ठीक है, वहां पे हम स्पेशल नहीं कहेंगे। बात समझ में आ गया? अब ये एंजियोग्राफी जो है इसको दो दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एंजियोग्राफी सबको कहेंगे, चाहे आर्टरी की फोटो लें चाहे वेन की फोटो लें। लेकिन एंजियोग्राफी अगर केवल आर्टरी की तस्वीर लेने के लिए की जाती है तो उसको हम लोग आर्ट्रियोग्राफी कहते हैं, और अगर वेन की तस्वीर लेने के लिए की जाती है तो वेनोग्राफी कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यूनिट में हाथ लगा रहे हैं और सबसे पहला यूनिट आपको ये बताएगा हार्ट डिजीज। इससे कि मैंने जो अपना सेंटेंस लिखाया कि ये वेसल आर्टरी या वेन की एबनॉर्मेलिटी पैर का भी हो सकता है, गर्दन का भी हो सकता है, पेट का भी हो सकता है और ब्रेन का भी हो सकता है। लेकिन एक सेंटेंस आप देखिए कि एंजियोग्राफी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हार्ट डिजीज को देखने के लिए किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट की डिजीज है, बीमारियां हैं जिसमें आर्टरी अगर ब्लॉक कर जाती है तो इंसान को प्रॉब्लम होता है और उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है ना, जिसके वजह से एंजियोग्राफी करके ये देखा जाता है कि अंदर में किसी तरह का प्लग या वहां पर किसी तरह का ब्लॉकेज है कि नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इसीलिए अब चूंकि एंजियो ये जो आपका पेपर है इसका नाम रखा गया एंजियोग्राफी, तो एंजियोग्राफी में बीमारियां तो पढ़ना ही है लेकिन बीमारी का ट्रीटमेंट भी पढ़ना है, क्योंकि हम बताया कि एंजियोग्राफी जो है सिर्फ एंजियोग्राफी स्पेशल प्रोसीजर वाला नहीं है, एंजियोग्राफी सबसे हट करके भी है, क्योंकि सिर्फ एंजियोग्राफी को डाला गया है इसमें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में। तो चूंकि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी कहता है जिसमें वो काम जिसमें बड़े चीरा नहीं लगाना पड़े, बड़ा ऑपरेशन या ज्यादा इन्वेसिव ऑपरेशन नहीं करना पड़े, डॉक्टर के लिए इजी हो जाए और पेशेंट जल्दी से छुट जाए। तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में क्या होता है कि किसी व्यक्ति का या तो ट्यूमर निकाला जाए, उसका सैंपल, है ना, बायोप्सी का प्रोसेस हो, या कोई ऐसी चीज उसमें ऑपरेशन हो रहा हो और उस वक्त इमेजिंग टेक्नोलॉजी से उसको देखा भी जाए, दोनों काम एक साथ किया जाए तो वो इंटरवेंशनल में आ जाता है। तो इसको इंटरवेंशनल में रखने का रीजन यही है कि एंजियोग्राफी होते समय एंजियोप्लास्टी हो जाती है, और एंजियोप्लास्टी वो बीमारी को सही करने का तरीका है। ठीक है ना, एंजियोप्लास्टी इज द मेथड ऑफ ट्रीटिंग ए पेशेंट, और वो तभी होगा जब हम एंजियोग्राफी करते रहेंगे, वेसल को देखते रहेंगे, उसी दौरान एंजियोप्लास्टी भी हो जाता है। तो आपको एंजियोप्लास्टी भी पढ़ना है। तो आइए सबसे पहला यूनिट में क्या बोल रहा है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, इस बुक की लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहली लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि डिटेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्डियक डिजीज। आप पढ़ेंगे कि अलग अलग तरह के कार्डियक डिजीज क्या क्या होती है। कार्डियक कैथेटराइजेशन आप जानेंगे कि हार्ट तक कैथेटराइजेशन कैसे किया जाता है, एंजियोप्लास्टी क्या होती है ना, और पीटीसीए प्रोसीजर कैसे होता है, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट क्या होती है, उस प्रोसीजर को कैसे किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो सबसे पहला हम लोग हाथ लगाते हैं
टाइप्स ऑफ हार्ट डिजीज, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप, किस्म कौन कौन प्रकार की किसी व्यक्ति को हृदय का रोग हो सकता है, डिजीज हो सकती है। हार्ट डिजीज जो है सबसे बड़ा कॉज है, लीडिंग कॉज है डेथ का, मेन में और वुमेन में। अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत बड़ी आबादी हार्ट के बीमारी से उसकी मृत्यु होती है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिसमें एंजियोग्राफी बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता, वहां पे ईसीजी रोल अच्छा प्ले करता है और वो ब्लॉकेज कहलाता है हार्ट का। लेकिन वहां पर जो ब्लॉकेज होता है वो कंडक्शन प्रॉब्लम की वजह से होता है, जो बंडल ऑफ हीस ये सबसे करंट का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाए तो हार्ट सिकुड़ेगा नहीं, एरिथीमिया हो जाएगा, उसको प्रॉपर रिदम में नहीं रहेगा हार्ट। और उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में ईसीजी बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर चूंकि वेसल से संबंधित, ब्लड वेसल खून की नलियों से संबंधित रोगों के बारे में जानेंगे, और खास करके हार्ट के वेसल जिसको हम लोग कॉर्नरी आर्टरी जानते हैं, उससे उसका प्रभावित होना, ये सारी चीज को हम लोग कैसे एसेस करेंगे और उसको कैसे डॉक्टर साहब ट्रीट कर देते हैं, ये सारी चीज को हम लोग जानेंगे इस यूनिट में। ठीक है। हार्ट डिजीज को हम लोग कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी कहते हैं, हार्ट डिजीज को कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी कहते हैं। ये डिजीज जो है ये इफेक्ट कर देता है, प्रभावित कर देता है, और पूरा हृदय इसमें क्या होगा, इन्वॉल्व हो जाता है। ब्लड वेसल्स जो जिसमें शामिल क्या क्या है, आर्टरी, कैपिलरी और वेन। देखिए आर्टरी जब बहुत पतली होती है, आर्टरी बहुत पतली होती है ना, तो उसको हम लोग आर्ट्रियोल कहते हैं। ठीक है। और वेन जब बहुत पतली होती है तो उसको वेनियोल कहते हैं। तो ये जो कैपिलरी क्या होती है, ये आर्ट्रियोल और वेनियोल के बीच के कनेक्टिंग लिंक है ना, दोनों को जोड़ने वाला है, एक लिंक है। जैसे कि मान लीजिए कि इस साइड पटना, ठीक है, और उस साइड हाजीपुर, तो हाजीपुर और पटना दो अलग अलग जगह हो गई। लेकिन जो गांधी सेतु पुल है ये कनेक्टिंग लिंक है, तो वो न पटना का भाग हो गया न वो हाजीपुर का है, तो इसी तरह उसका एक स्पेशल नाम दे देंगे। ठीक है ना। ठीक है। इसी तरह ये चूंकि कनेक्टिंग लिंक है, इधर का ब्लड उधर जा सकता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको हम लोग कैपिलरी कहते हैं। कैपिलरी पतला उतना ही होता है हेयर लाइक जिस तरह वेन्यूल होगा, आर्ट्रियोल होगा, लेकिन आर्ट्रियोल कैपिलरी नहीं हो सकता है, वेन्यूल कैपिलरी नहीं हो सकता। ये कैपिलरी वेन्यूल और आर्ट्रियोल को जोड़ने वाला कनेक्टिंग लिंक होती है। बात समझ में आ गई यहां तक? इन शॉर्ट दे इफेक्ट कार्डियोवास्कुलर और सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। यानी कि बहुत छोटे में अगर समझा जाए तो हृदय के वो सारे रोग है ना जो हमारे हार्ट और हार्ट के वेसल्स को प्रभावित करें, या सर्कुलेटरी सिस्टम को, हमारा जो हार्ट है वो क्या है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम के तहत आता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम जब आप पढ़ते हैं तो उसमें हार्ट केवल नहीं पढ़ेंगे, तब आपको सर्कुलेशन भी पढ़ना है, और सर्कुलेशन पढ़ने के लिए पूरा हार्ट पढ़ना होगा। और हार्ट से निकलने वाले वेसल जैसे कि आयोटा हो गया, तो आयोटा से ब्लड बॉडी में कैसे गया, बॉडी से फिर ब्लड जो है इंफीरियर वेना कावा में आएगा, ठीक है, सारे जगह से रिसीव हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर इंफीरियर वेना कावा से वो राइट एट्रियम में आता है ना, और राइट एट्रियम से फिर पल्मोनरी ट्रंक होते हुए पल्मोनरी आर्टरी से फिर लंग्स में जाता, और लंग्स से जब वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो वो फिर लेफ्ट एट्रियम में आता है, और लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है लेफ्ट एट्रियम से फिर एयोर्टा और फिर हॉल बॉडी, तो ये जो सर्किल चल रही है इसी को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये सर्कुलेशन कभी भी ये संभव नहीं है, रक्त का बार बार शरीर में चक्कर काटना ये संभव नहीं अगर बीच में कोई नली नहीं हो,
खून की नली नहीं हो। लेकिन अगर यह खून की नली गड़बड़ होती है कहीं पर की भी, तो वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को प्रभावित करेगी। हार्ट को ब्लड देने वाली जो आर्टरी जो अयोटा से निकलती है डायरेक्ट, उसको हम लोग कहते हैं कॉर्नरी आर्टरी। बात समझ में आ गई? लेकिन ये आर्टरी कहीं कर की भी हो, चाहे अयोटा की क्यों नहीं हो, वो हार्ट को बड़ा कर सकती है, कार्डियोमेगाली होगा। देखिए ऐसे समझिए, मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का हार्ट साइज में बढ़ गया, तो जो हार्ट को अयोटा है वो ब्लॉक अगर कर जाएगा तो हार्ट को ज्यादा पंप मारना पड़ेगा, ज्यादा ताकत लगाएगा, तो उसका जो मसल होता है वो इलास्टिक होता है, और इलास्टिक होने की वजह से वो ज्यादा का ज्यादा फैलेगा, और ज्यादा फैलेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, कार्डियोमेगाली होगी। तो अभी क्या है ना कि हम इतना तो बताया है, आप लोग कम बच्चे हैं इसलिए वीडियो भी बनाया है कि और लोग देख करके जागरूक हो और क्लास करने के लिए कल से आए। आज था कि इंट्रोडक्टरी देना था, तो मैंने मोटा मोटी बता दिया कि ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं हो। लेकिन अब क्या है कि अब यहीं पे मैं स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है।